दोस्तों, आज मैं आपके सामने सन 2013 में रिलीज हुई एक जबरदस्त इजरायली सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। मेरे चैनल पर यह पहली इजरायली मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और उसकी वजह है इस मूवी की स्टोरी, जो मूवी के आखिरी 10 सेकंड तक अपने सस्पेंस को बनाए रखती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। इन 3 बच्चों में से 2 लड़कियां थी और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां छुपने के लिए एक पुराने बने घर में चली जाती हैं, जो फिलहाल में एक खंडहर हो चुका था। फिर वहां उनमें से एक लड़की वहीं बने हुए एक पुराने कबर्ड में छुप जाती है, जबकि दूसरी लड़की घर के बाहर के पाइप में जाकर छुप जाती है। आगे जब उनके साथ खेलने वाला वो लड़का दोनों लड़कियों को ढूंढता है, पाइप में छुपी लड़की तो उसे मिल जाती है, लेकिन फिर वो दोनों मिलकर उस दूसरी छुपी हुई लड़की को ढूंढने जाते हैं। पर तभी उन्हें घर के अंदर एक कबर्ड में उस लड़की का शू दिखाई देता है, और हमें पता चलता है कि जो लड़की वहां छुपी हुई थी वो अब वहां मौजूद नहीं होती। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले ड्रॉर नाम के एक सस्पेक्ट को एक बिल्डिंग के अंदर लेकर आते हैं। 2 पुलिस वाले ड्रॉर को मारते पीटते हुए उससे सच उगलवाने लगते हैं। अब वहीं पर उनका सीनियर पुलिस ऑफिसर मिकी भी मौजूद था, और वो ड्रॉर से पूछता है कि वो बच्ची कहाँ है जो कुछ समय पहले गायब हो गई थी। तो ड्रॉर कहता है, आप किस बच्ची के बारे में बात कर रहे हो? मुझे किसी बच्ची के बारे में नहीं पता। फिर उसको पीटने वाले पुलिस वाले कहते हैं कि उस बच्ची ने हमें बताया था कि तुम उस वक्त वहीं मौजूद थे जब वो बच्चे वहां पर खेल रहे थे। और ऐसा कहकर वो दोनों पुलिस वाले ड्रॉर को वापस से पीटने लगते हैं। असल में मिकी चाहता था कि ड्रॉर ये कबूल कर ले कि उसी ने उस बच्ची के साथ कुछ किया है, जबकि वहीं पर मिकी का साथी रैमी भी खड़ा था, जो मिकी को ये सब करने से मना कर रहा था। लेकिन मिकी फिर भी पूछताछ करते हुए ड्रॉर को मारने लगता है। इतने में रेमी को उसके बॉस तस्वीका का कॉल आता है, और वो रेमी से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पर हो? तो वो कहते हैं कि हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। ये सुनकर तस्वीका समझ जाता है कि मिकी उस सस्पेक्ट से मारपीट कर रहा है, इसलिए वो उन दोनों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम लोगों को उससे सीधे तरीके से कन्फेस करवाना था और उस बच्ची का पता उगलवाना था, क्योंकि याद रखना, अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। इसलिए जाओ और इस सस्पेक्ट को शराफत के साथ उसके घर पर छोड़ आओ। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जिस जगह पर पुलिस वाले ड्रॉर से पूछताछ कर रहे थे, वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद था जो छुपा हुआ था, लेकिन उसने इस घटनाक्रम की पूरी वीडियो अपने मोबाइल में बना ली थी। आगे तस्वीका के कहने पर रेमी उस सस्पेक्ट ड्रॉर को अपनी वैन में बैठा लेता है और उसे उसके घर तक छोड़कर आता है। साथ ही रेमी उस वैन में मौजूद बाकी पुलिस वालों से पैसे इकट्ठा करके ड्रॉर को दे देता है और उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखना और किसी को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि मिकी और बाकी पुलिस वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके हिसाब से ड्रॉर ही उनका सस्पेक्ट नंबर 1 था। अब आगे मिकी अपने बॉस तस्वीका से मिलने जाता है, जहां वो तस्वीका मिकी की लंबी क्लास लगाता है। वो कहता है कि आज तुम्हारे पागलपन की वजह से हमें उस सस्पेक्ट को छोड़ना पड़ा जिससे हमें पूछताछ करनी थी, इसलिए अगर अब उस बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट में करवा दूंगा, ये बात याद रखना। अब इसी बीच तस्वीका के पास उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है। वो उससे कहती है कि अभी अभी किसी अनजान आदमी ने हमें कॉल किया है, इसलिए आपको वो रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए। इसके बाद तस्वीका उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है, तो उसमें एक आदमी कहता है कि जिस लड़की को आप लोग ढूंढ रहे हो, मैं उसका पता आप लोगों को बता सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले फौरन उस अनजान आदमी के कहने पर उसकी बताई हुई जगह पर पहुँचते हैं, और इस पुलिसिया टीम में इस वक्त मिकी और रैमी मौजूद होते हैं। ये जगह असल में एक सुनसान जंगल थी, जिसके अंदर मिकी और रैमी उस बच्ची को लगातार ढूंढ रहे थे कि तभी रैमी को जंगल के बीच में कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो फौरन आवाज लगाकर मिकी को बुलाता है। अब मिकी अपने सामने जो देखता है उससे उसके भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल उनके सामने उस बच्ची की लाश थी जिसे किलर ने एक चेयर से बांध दिया था, और साथ ही देखने में ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे उस बच्ची के साथ गलत काम हुआ हो। लेकिन इतना काफी नहीं था। असली डराने वाली बात ये थी कि इस बच्ची का सर धड़ से अलग था, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब खबर मिलने पर तस्वीका वहां पहुंच जाता है और मिकी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब इस केस को रैमी देखेगा, और तब तक तुम जाकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो। अब ये सुनकर मिकी वहां से चला जाता है।
तभी उन लोगों के सामने किसी की गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर क्राइम सीन की तरफ आने लगता है। अब उसे देखकर तस्वीका रैमी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, फिर ये सब क्या है? तो रैमी बताता है कि सामने से आने वाला आदमी असल में इसी मरी हुई बच्ची का बाप है। अब ये सुनकर तस्वीका अपने आदमी से कहता है कि उस आदमी को यहाँ आने मत देना। इसलिए अब पुलिस वाले ठीक ऐसा ही करते हैं और उस बच्ची के पिता को वहीं पर रोक लेते हैं। अब चूंकि मिकी वहां से जा ही रहा था, इसलिए जाते जाते उसकी भी एक नजर उस बच्ची के पिता पर पड़ जाती है। यहाँ हमें उस बच्ची के पिता का नाम पता चलता है, जो था गिडी। और गिडी की बात करें तो वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन था। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी बच्ची की लाश को देखना चाहता था, जबकि पुलिस वाले लगातार उसे उसके पास जाने से रोक रहे थे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉर असल में एक स्कूल टीचर की जॉब करता था, लेकिन फिलहाल उसके साथ पुलिस ने जो किया उससे उसके प्रोफेशन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो अपने स्टूडेंट का टेस्ट ले रहा था तो दो स्टूडेंट्स आपस में नोट पास कर रहे थे। अब ये देखकर ड्रॉर एक लड़की के पास जाता है और जब वो उससे नोट मांगता है जो उसे पीछे वाले लड़के ने पास किया था, तो उस नोट में वो एक कार्टून देखता है जिसमें ड्रॉर को एक बच्ची के किलर की तरह दर्शाया गया था। असल में स्कूल के सारे बच्चे अब उस खबर को सुन चुके थे, इसलिए उनकी नजर में ड्रॉर एक सस्पेक्ट था जिसे पुलिस ने पकड़ा था। तो यही वजह थी कि सभी स्टूडेंट्स उसे इसी नजर से देख रहे थे। फिर भी ड्रॉर शांत बना रहता है और बच्चों को अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए कहता है। फिर आगे जब ड्रॉर सभी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट में उसको एक रेपिस्ट और हत्यारा लिखकर भेजा था। और इतने में वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आता है जो उससे कहता है कि बुरा मत मानना ड्रॉर, लेकिन मेरे ऊपर काफी प्रेशर है, इसलिए मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। हालांकि ड्रॉर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि मैं मजबूर हूँ और वो पेरेंट्स मुझसे कई सारे सवाल कर रहे हैं, इसलिए जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम जॉब पर नहीं आ सकते। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉर साइकिल से अपने घर जा रहा होता है। तभी पुलिस ऑफिसर मिकी भी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर मिकी ड्रॉर की सारी हरकतों को फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि ड्रॉर ही पक्का कातिल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉर और मिकी पर कोई और भी नजर रख रहा था जो चुपके से उन दोनों की फोटो ले रहा था, और जो आदमी ये सब कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची का बाप गिडी था। तभी हम देखते हैं कि गिडी के पास एक फोन आता है जो एक रियल एस्टेट एजेंट ने किया था। वो रियल एस्टेट एजेंट गिडी से कहती है, आपको जैसा घर चाहिए था मैंने आपके लिए वैसा घर ढूंढ लिया है। इसके बाद गिडी वो घर देखने शहर से दूर एक जंगल की तरफ जाता है जहां वो एजेंट उसे वो घर दिखाती है। फिर गिडी उस घर का बेसमेंट चेक करता है और उस एजेंट से सवाल करता है कि बेसमेंट की आवाज ऊपर तो नहीं जाती। अब गिडी का ये सवाल उस एजेंट को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी गिडी खुद इस चीज को चेक करने के लिए बेसमेंट के ऊपर जाता है और फिर उस एजेंट को बेसमेंट में मौजूद रहकर चिल्लाने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो एजेंट वैसा ही करती है तो बेसमेंट की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी, जिसके बाद गिडी उस घर को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकी अभी भी ड्रॉर के घर के बाहर इंतजार करते करते गाड़ी में ही सो जाता है और इतने में ड्रॉर अपने कुत्ते को घुमाते हुए उस तरफ आता है। यहाँ पर ड्रॉर मिकी को देख लेता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो मिकी कहता है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, इससे तुम्हें क्या। अब अगले सीन में बहुत सारी लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और तभी वहां ड्रॉर पहुंचता है और फिर उन बच्चियों को देखते हुए अपनी बीवी को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब करने के बाद तुम्हें अपनी बेटी से मिलना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मैं तो बेकसूर हूँ। तो वो कहती है कि कुछ भी हो लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ड्रॉर फिर से कहता है कि मैं सिर्फ एक बार अपनी बेटी नताली से मिलना चाहता हूँ क्योंकि आज उसका बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक अच्छी सी साइकिल भी खरीदी है। तो ये सुनकर उसकी वाइफ एकदम से कॉल कट कर देती है। उधर मिकी अपने बॉस तस्वीका के ऑफिस में जाता है जहां तस्वीका उसे इंटरनेट पर वायरल हुई एक वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में पुलिस वाले ड्रॉर को मार रहे थे। असल में ये वही वीडियो था जिसे उस लड़के ने शूट कर लिया था। अब तस्वीका उसे वो वीडियो दिखाकर कहता है कि इससे पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। लेकिन मिकी कहता है कि मुझे सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको डिपार्टमेंट की इज्जत बचानी है तो आपको सस्पेक्ट ड्रॉर को कातिल साबित करना होगा और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ।
ये सुनकर तस्वीका कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ और अब से तुम एक सिविलियन हो, इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब मिकी अपने बॉस का हिंट समझ जाता है और अकेले ही उस केस की छानबीन में लग जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मिकी इस केस पर अकेले काम करने की तैयारी कर रहा था। वहीं गिडी उस नए मकान के बेसमेंट में कुछ अलग करने की प्लानिंग कर रहा था। अब हम देखते हैं कि उसने बेसमेंट में एक सोफा और कई सारे हथियार रखे हुए थे। दूसरी तरफ ड्रॉर एक बच्ची को अपने पास लाता है और उसके लिए केक लाकर उस बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जिससे वो बच्ची बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन ड्रॉर वापस से अपने कुत्ते को पार्क में घुमाने लाता है, जबकि गिडी अभी भी उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन इतने में ड्रॉर पर नजर रखने के लिए मिकी भी वहां आ जाता है, जिसे ड्रॉर देख लेता है और वहां से भागने लगता है। पर अब मिकी उसके पीछे भागने लगता है और ये देखकर गिडी उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। आखिर में बचते बचाते ड्रॉर एक गली में पहुंचता है, जहां एक ट्रक इस तरह से खड़ा था कि वहां से निकला नहीं जा सकता था। पर ड्रॉर फिर भी वहां से निकलने की कोशिश करता है और इतने में मिकी वहां आकर उसे बेहोश कर देता है। आगे मिकी ड्रॉर को अपनी कार की डिग्गी में डालकर जंगल की तरफ निकल जाता है, जबकि दूर से ये सब देखकर गिडी अब मिकी का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जंगल में जाकर मिकी ड्रॉर को अपनी डिग्गी से बाहर निकालता है और उसे एक फावड़ा देकर एक गड्ढा खोदने को कहता है, जबकि गिडी दूर से ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर मिकी अपने रिवॉल्वर में गोलियां डालकर ड्रॉर से अपनी पूछताछ करना शुरू करता है। वो ड्रॉर से पूछता है कि आखिर उस लड़की का सिर कहाँ है जिसे तुमने मारा था। तो ड्रॉर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इतने में मिकी उसके पास एक गोली चला देता है, जबकि ड्रॉर किस्मत से बच जाता है। फिर वापस जब कोई जवाब न देने पर मिकी फिर से गोली चलाता है तो ड्रॉर फिर से बच जाता है। अब तीसरी बार भी सवाल करने के बाद जब मिकी उस पर गोली चलाने वाला था, इतने में गिडी वहां आकर फावड़े से मिकी पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर ड्रॉर शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों मिकी को गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं, जिसके बाद ड्रॉर गिडी से पूछता है कि क्या आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हो। तो गिडी कहता है, ये मेरा आपसी मामला है, मुझे बस इससे बदला लेना था, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? तो ड्रॉर हाँ बोलते हुए उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो इतने में गिडी उसे भी फावड़ा मारकर बेहोश कर देता है। अब गिडी उन दोनों को अपने उसी नए घर में ले आता है और जब मिकी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, साथ ही मुंह पर लगी हुई थी। फिर गिडी उससे कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक डील कर लो, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। हालांकि मिकी उससे कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और यह सब तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन गिडी कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ और मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां पर देखा था जहाँ मेरी बेटी की लाश मिली थी। खैर जो भी हो, मुझे ड्रॉर को पकड़ना था, लेकिन तुम मेरे बीच में आ गए और मुझसे पहले तुमने उसे पकड़ लिया और इसी वजह से मुझे तुमको पकड़ना पड़ा। ये सुनकर मिकी कहता है कि मैं भी ड्रॉर से पूछताछ ही कर रहा था, क्योंकि मैं भी उससे सच निकलवाना चाहता था। लेकिन गिडी कहता है कि ड्रॉर जैसे लोग बातों से नहीं मानते, उनके लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है और फिलहाल तो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। एक, या तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुम सब कुछ जान चुके हो तो तुम मेरे काम में दखल दोगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर तुम एक पुलिस वाले भी हो। और तीसरा ऑप्शन यह है कि तुम मेरी मदद करोगे और ड्रॉर से सच उगलवाओगे कि उसने मेरी बेटी का सिर कहाँ छुपाया है। इस तरह अब मिकी तीसरे ऑप्शन के लिए तैयार था, क्योंकि वो भी ड्रॉर से सच उगलवाना चाहता था। इसलिए अब गिडी मिकी को खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ ड्रॉर को बांध कर रखा गया था। अब गिडी ड्रॉर को बेहोशी से जगाता है और फिर एक कहानी सुनाता है जो कि इजराइल की पुलिस ने एक किताब में लिखी थी। वो कहता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक भेड़िया था, यानी सीरियल किलर, जो कि छोटी बच्चियों का शिकार करता था। शिकार करने से पहले वो उन छोटी बच्चियों को केक खिलाता था जिसमें नींद की दवा होती थी। इसके बाद वो उन बच्चियों के बेहोश होने पर उनके साथ गलत काम करता था और जब वो बच्चियां होश में आ जाती थीं, तो वो उन्हें फिर से टॉर्चर करके उनकी उंगलियों के नाखून को तोड़ने लगता था, जिससे वो बच्चियां वापस से बेहोश हो जाती थीं और अगली बार होश में आने पर वो उन लड़कियों के सिर काट दिया करता था, जबकि वो बच्चियां जिंदा होती थीं। साथ ही मैं जानता हूँ कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि तुम हो, जो अब पकड़ा गया है। तुमने आज तक जितनी भी लड़कियों को मारा, उनमें से एक मेरी भी बेटी थी, इसलिए अब मैं तुमसे उसका बदला लूंगा और जो तुमने उन बच्चियों के साथ किया वही सब अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस तरह वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि तुमने मेरी बेटी का सिर कहाँ छुपाया है,
और अगर तुमने मुझे ये सब बता दिया तो मैं तुम्हें अपनी गन से शूट कर दूंगा, जिससे तुम जल्दी से मर जाओगे और तुम्हें इतना दर्द सहना नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर ड्रॉर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का सिर कहाँ पर है, इसलिए मुझे प्लीज छोड़ दो। साथ ही मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, मैं तो खुद एक बच्ची का बाप हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हालांकि गिडी को यकीन नहीं था, इसलिए वो मिकी से कहता है कि अब हमें इस आदमी को टॉर्चर करना शुरू करना पड़ेगा। फिर गिडी और मिकी दोनों में बात होती है कि सबसे पहले उसकी उंगलियों को कौन तोड़ेगा। तो मिकी इसके लिए टॉस करने का सुझाव देता है, जिसमें मिकी जीत जाता है और उसे ड्रॉर की उंगलियां तोड़ने का काम मिलता है। हालांकि वो अब भी ड्रॉर से सच उगलवाने की कोशिश करता है ताकि उसकी उंगलियां तोड़नी ना पड़े, लेकिन फिर भी ड्रॉर उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद मिकी उसकी एक उंगली तोड़ देता है। अब इसके बाद पूछताछ की बारी गिडी की थी, इसलिए अब वो एक हथौड़ी उठाता है और उसकी उंगली तोड़ने ही वाला होता है कि तभी उसे एक कॉल आ जाता है। असल में ये कॉल उसकी माँ का था। ऊपर से बेसमेंट में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो बात करने फौरन ऊपर चला जाता है। फिर गिडी के ऊपर जाते ही ड्रॉर और मिकी की बात होने लगती है, जिसमें ड्रॉर उसे बताता है कि मैं बेकसूर हूँ, इसलिए मुझे सजा दोगे तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि मिकी उसकी एक नहीं सुनता, लेकिन ड्रॉर कहता है कि मैं खुद एक बच्ची का पिता हूँ, कल मेरी बेटी का बर्थडे भी था, जरा सोचो मैं ऐसा कैसे करूंगा। इस तरह अब मिकी को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गिडी की माँ कहती है कि तुम उस जगह पर रहने क्यों गए हो, वापस आ जाओ, तुम यहीं पर हमारे साथ रहोगे। असल में उसकी माँ सोच रही थी कि गिडी अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी है, इसलिए वो अकेले रह रहा है। हालांकि गिडी उनसे कहता है कि माँ मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी काम है और ऊपर से मैं थोड़ा बीमार हूँ। अब बीमारी की बात सुनते ही गिडी की माँ उसका एड्रेस पूछती है कि बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पिता को भेज रही हूँ। लेकिन गिडी एड्रेस तो बता देता है, पर अपने डैड को वहाँ भेजने से मना कर देता है और फोन काट देता है। फिर नीचे जाकर वो वापस से ड्रॉर की उंगलियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में मिकी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अगर ये आदमी बेगुनाह हुआ तो। ये सुनकर गिडी समझ जाता है कि जरूर ड्रॉर ने इसको बहकाया होगा, इसलिए अब गिडी अपनी गन मिकी पर ही तान देता है और उसे बीच से हटने को कहता है। पर जब मिकी नहीं मानता तो वो उसे गन के बट से हमला करके बेहोश कर देता है। इसके बाद गिडी ऊपर जाकर एक केक तैयार करता है और उसमें नींद की गोलियां मिलाकर उसे बैक करने के लिए रख देता है। इस बीच वो नीचे जाता है और ड्रॉर के पैरों के नाखून उखाड़ने लगता है, जिससे ड्रॉर काफी चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जाती। इतने में मिकी भी जाग जाता है और गिडी से कहता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन गिडी उसकी ना सुनते हुए वापस ऊपर चला जाता है ताकि उसके दिमाग में कोई चीज घर ना कर जाए। इसके बाद वो घर के बाहर कुर्सी लगाकर रम पीने लगता है कि तभी पास के गांव से एक अरबी आदमी घोड़े से वहां पहुंच जाता है। वो आदमी उससे पीने के लिए रम मांगने लगता है, क्योंकि दरअसल इजराइल में जीऊस और अरबी लोगों में तनातनी बनी रहती है, लेकिन गिडी इसमें शामिल नहीं था। उसकी सोच अलग थी, इसलिए वो उस आदमी को रम ऑफर करता है, जिसके बाद वो आदमी भी उसे अपनी सिगरेट ऑफर करता है। अब उसके जाते ही गिडी केक का टुकड़ा काटता है और नीचे ड्रॉर के सामने ले जाकर उसमें लगी कैंडल पर फूंक मारने के लिए कहता है कि मांगो तुम जो भी कुछ मांगना चाहते हो। लेकिन ड्रॉर उसमें फूंक नहीं मारता, जिसके बाद गिडी खुद उसे फूंक मारकर बुझा देता है। अब इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, उसके घर की बेल बजती है, जिसके बाद वो जाकर देखता है तो उसके डैड वहां आए हुए हैं, जो उसकी माँ का भेजा हुआ सूप लेकर आए थे, क्योंकि उसने बोला था कि उसकी तबीयत सही नहीं है। आगे उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ आए हो, क्या ये बात सही है? तो गिडी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। आगे गिडी और उसके पिता डाइनिंग टेबल पर सूप पीने लगते हैं, जबकि नीचे मिकी अपनी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसे देखकर ड्रॉर भी अपनी कुर्सी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और मिकी से कहता है कि वो आदमी खुद एक साइको है, उसे दर्द का कोई एहसास नहीं। अब इन दोनों के हिलने डुलने की आवाजें ऊपर तक जाने लगती हैं, जिस पर गिडी का पिता पूछता है क्या यहाँ पर चूहे ज्यादा हैं? तो गिडी कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। अब जब गिडी नीचे जाता है तो देखता है कि ड्रॉर और मिकी उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गिडी ड्रॉर के पास जाकर कहता है कि शोर मचाना बंद करो, और ऐसा कहकर वो उसके पैर से एक और नाखून निकालकर उसके सर पर कट लगा देता है। अब ये आवाजें सुनकर उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं और गिडी को आवाज देने लगते हैं। उनकी आवाज से डरकर गिडी के हाथ से कील का डिब्बा गिर जाता है और तभी उसके डैड अपने सामने दो लोगों को बंधा हुआ देखते हैं। फिर डिब्बे के अंदर से मिकी एक कील को अपने जूते के नीचे छुपा लेता है, जिसके बाद गिडी के डैड पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो गिडी कहता है आप ऊपर जाइए, मैं आकर बताता हूँ।
उनके जाते ही वो उस स्टील के डिब्बे में कील वापस भरने लगता है और फिर ऊपर चला जाता है। वहाँ उसके पिता कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ये सब क्या था और कौन है ये लोग? तो गिडी कहता है, मेरे पास अब जिंदगी जीने का कोई रीजन नहीं बचा, इसलिए मैं बस अपनी बेटी के कातिल को मारकर बदला लेना चाहता हूँ और फिर अपनी बेटी के सर को ढूंढकर उसका जीउस रीति रिवाज के अनुसार रिचुअल करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि मैं वो सब जानता हूँ, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचो, वो अभी जिंदा है। तो गिडी कहता है कि डैड, आपको पता है कि मेरी वाइफ ने मुझे तलाक क्यों दिया? तो डैड कहते हैं कि ये तुम दोनों के बीच की बात है, मैं ये सब नहीं जानना चाहता। तो गिडी कहता है कि असल में उस दिन मेरी बेटी को स्कूल से लेकर आने की मेरी बारी थी, लेकिन मैं ये सब भूल गया क्योंकि उस वक्त मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिस वजह से वो किडनैपर मौका देखकर उसे ले गया। अगर मैं उसे लेने पहुंच जाता तो वो बच जाती। मैं अब इसी बात को सोच सोच कर अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, इसलिए मुझे अपना बदला लेना ही होगा और इसलिए जब तक मुझे अपनी बेटी का सिर नहीं मिल जाता तब तक मैं ड्रॉर को इसी तरह से तड़पाता रहूंगा। उधर दूसरी तरफ बेसमेंट में मिकी ने किसी तरह से अपने मुंह की पट्टी को खोल लिया था और उसने ड्रॉर से कहा कि अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें गिडी को उसकी बेटी के सर के बारे में बताना ही होगा, इसलिए तुम उसे कोई भी लोकेशन बता देना जिससे हमें टाइम मिल जाएगा यहाँ से बचकर निकलने का। उधर ऊपर गिडी के डैड कहते हैं कि मैं भी एक पिता हूँ और इस फीलिंग को समझता हूँ, इसलिए अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अपनी पोती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वही आदमी दोषी है? तो गिडी कहता है कि मुझ पर भरोसा कीजिए। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उसके डैड ड्रॉर की शर्ट का बटन ओपन करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे ने तुमसे जो भी पूछा वो बता दो, नहीं तो मैं जो करूंगा वो तुमसे सहन नहीं होगा और तुम मर भी नहीं पाओगे। अब ड्रॉर ये सुनकर थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि मेरे साथ क्या करने वाले हो? और मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी बच्ची के सर के बारे में नहीं पता। ये सुनकर गिडी के डैड गिडी से फायर गन मांगते हैं और उसे ऑन करके ड्रॉर की छाती के बीचों बीच रख देते हैं। विद इन ए सेकेंड ड्रॉर की छाती की चमड़ी जलने लगती है और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाता। इसके बाद वो अचानक से कहता है कि मुझे पता है बच्ची का सिर कहाँ पर है। तो ये सुनकर उसके डैड सबसे पहले उसकी शर्ट बंद करते हैं और उससे बयान लेने लगते हैं। ड्रॉर कहता है कि स्कूल के पीछे 500 गज की दूरी पर एक ग्रीन हाउस है, जिसके साउथ कॉर्नर पर एक विंग तैयार की गई है। वहीं ठीक पंखे के नीचे मैंने उस बच्ची के सिर को दफनाया था। इस तरह लोकेशन के पता चलते ही गिडी अपने डैड को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी बेटी के सर को लेने चला जाता है। वो जाते जाते डैड से ये कहते हुए जाता है कि इनकी बातों में मत आना और इन्हें कहीं जाने मत देना। फिर गिडी अपनी कार से निकल जाता है, जबकि उसके डैड वहीं रुक जाते हैं। इतने में उन्हें अपनी बीवी का कॉल आता है, जो उनसे कहती है कि तुमने अपनी दवा टाइम पर ली या नहीं, या अभी भी पॉकेट में रख कर ही बैठे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं भूल गया, मैंने दवा नहीं ली। जिस पर वो कहती है कि चलो अब कुछ खा लो और अपनी दवा ले लो, मैं अब सोने जा रही हूँ। फिर फोन को काटकर वो ऊपर घर में कुछ खाने को ढूंढने जाता है, जहाँ उसे फ्रिज में वही केक मिलता है जो गिडी ने ड्रॉर के लिए बनाया था। अब वो उस केक को लाकर बेसमेंट में आकर खाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी दवा भी ले लेता है। इसके बाद वो केक में मिली नशीली गोलियों की वजह से खुद बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर मिकी अपने जूते के नीचे वो छुपाई हुई कील निकालता है और अपनी चेन का लॉक ओपन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गिडी भी उस लोकेशन पर पहुंचकर गड्ढा खोदने लगता है। फिर मिकी जैसे ही वहां से भागने लगता है तो ड्रॉर कहता है कि मुझे भी खोलो। तो मिकी कहता है कि मैं अभी बाहर से हेल्प लेकर आऊंगा, तब तुम्हें छुड़वाऊंगा। जिस पर ड्रॉर कहता है कि अरे उसे वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है। मैंने तो वो लोकेशन ऐसे ही बता दी थी क्योंकि तुमने कहा था, इसलिए वो जल्द ही वापस आकर मुझे मार डालेगा, तो तुम मुझे खोल दो। तभी मिकी कहता है कि उससे पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अब तुम मेरी आंखों में देखो और बताओ कि क्या तुमने ही उस बच्ची के साथ गलत काम किया था? तो ड्रॉर कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन मिकी को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तभी ड्रॉर उससे कहता है कि मुझे खोल दो, नहीं तो मेरे मरने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होगा। लेकिन मिकी उसकी बात अनसुनी करके वहां से चला जाता है। घर के बाहर उसे एक साइकिल भी मिल गई थी, इसलिए वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिडी बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, जिसके बाद वो गुस्से में कार लेकर ड्रॉर की तरफ वापस आने लगता है। उधर मिकी भी साइकिल लेकर भाग ही रहा था कि तभी उसके सामने वही अरबी आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम जीउस लोग हमें देखकर इतना डर क्यों जाते हो, जैसे हम तुम्हें मारने वाले हैं। तो ये कहकर मिकी अपने हाथ नीचे करते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सेल फोन होगा? मुझे बस एक कॉल करना है।
तो वो आदमी उसे अपना फोन देता है, जिसके बाद मिकी सीधे अपने बॉस तस्वीका को कॉल लगाता है। तस्वीका पूछता है कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ हो तुम? लो, तुम्हारी वाइफ भी यही है, उससे बात करो। फिर उसकी बीवी उससे पूछती है कि कहाँ थे तुम और वो कहाँ है? तो मिकी कहता है, कौन, किसके बारे में पूछ रही हो? तो उसकी बीवी कहती है कि अरे हमारी बेटी, तुम उसे डांस क्लास लेने जाने वाले थे ना, लेकिन तुम भी गायब हो और वो भी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर अब मिकी के होश उड़ जाते हैं और उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी को डांस क्लास से लाना भूल गया था। इस तरह अब उसके दिमाग में कुछ आने लगता है और वो फौरन उस फोन को वापस करके गिडी के घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तब तक गिडी अपने घर पहुंच गया था और इस वक्त गुस्से में था क्योंकि उसे उसकी बेटी का सर अब तक नहीं मिला था। फिर वो बेसमेंट में पहुंचता है तो देखता है कि ड्रॉर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पिता बेहोश थे और मिकी वहां से गायब था। फिर वो अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करता है और तभी मिकी भी घर पर पहुंच जाता है। लेकिन बाहर कार देखकर वो समझ गया था कि गिडी घर के अंदर होगा, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब गिडी अपने पिता को होश में लाते लाते देखता है कि ड्रॉर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये देखकर वो पास रखी आरी को उठाता है और ड्रॉर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम जल्द ही कर दूंगा। इस तरह अब वो उसका दूसरा हाथ भी बांध देता है और आरी से उसके गले को काटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गोली चलती है जो गिडी के पिता ने चलाई थी। वो कहते हैं कि अब इसे छोड़ दो और घुट घुट कर मरने दो, एक साथ मौत देना इसके लिए आसान सजा होगी। लेकिन तभी वहां मिकी आ जाता है जो देखता है कि गिडी ने ड्रॉर का गला काट दिया है। अब वो उसके खून को बंद करने की कोशिश करता है और पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ छुपाया है, तुमने उसके साथ क्या किया, प्लीज मुझे बताओ। अब ड्रॉर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, इसलिए वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसलिए मिकी गिडी से कहता है कि फौरन पेन और पेपर लेकर आओ, ये लिखकर बताएगा। इस तरह अब गिडी पेन और पेपर लेकर आता है, लेकिन इतने में ड्रॉर के हाथ से पेंसिल छूट जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अब मिकी, गिडी और उसके पिता तीनों ही अफसोस करने लगते हैं कि अब उन्हें अपनी अपनी बच्चियों के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा कि ड्रॉर ने उनके साथ क्या किया। इसके बाद सीन पुलिस ऑफिसर रेमी पर शिफ्ट होता है जो ड्रॉर के घर की तलाशी लेने जाता है। लेकिन वहां पर उसे ना तो मिकी की बेटी का कोई सुराग मिलता है और ना ही गिडी की बेटी के साथ साथ किसी और बच्ची का। इसलिए वो फौरन तस्वीका को फोन करके कहता है कि इस घर में कुछ नहीं है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और इस तरह अब वो ड्रॉर के घर से निकल जाता है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का क्लाइमेक्स, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉर के घर में लकड़ी से बनी एक दीवार थी जिसके पीछे एक सीक्रेट कमरा बनाया हुआ था और वहाँ पर हम मिकी की बेटी को बेहोशी की हालत में देख पाते हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि किलर आखिर में बेहोश बच्ची को सर काटकर मारता था, इसलिए पॉसिबल था कि ड्रॉर ने उसके साथ गलत काम किया होगा। लेकिन वो उसे मार पाता उससे पहले गिडी उसे पकड़कर ले गया होगा। यानी ड्रॉर ही असली मुजरिम था जो बच्चों को केक खिलाकर उन्हें बेहोश करता था और फिर गलत काम करके उनके सर काटकर उन्हें मार देता था। लेकिन अब जब मिकी की बेटी होश में आ जाएगी तो वो वहां से निकल पाएगी। वहीं गिडी को अब तक अपनी बेटी के सर के बारे में पता नहीं चलता और शायद कभी चलेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये आती है कि आखिर गिडी को कैसे कंफर्म था कि ड्रॉर ही असली कातिल है? तो उसकी वजह थी वो दर्द जो गिडी उसे दे रहा था। असल में कोई भी आम इंसान वो दर्द झेल नहीं पाता और 2-4 हमलों में ही सच उगल देता है। सिर्फ एक मेंटली इल पर्सन जैसे एक सीरियल किलर ही इतना दर्द झेल सकता था, जिससे उसके मन का शक साफ था कि ड्रॉर ही असली कातिल है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए नवेले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।